सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर कोमल गुप्ता एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग हैं आपके सामने लेकर के SBTS पेपर 16 का केमिस्ट्री पोर्शन का डिस्कशन। तो आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज मैं आपको डिस्कस करूंगी 46 से लेकर के 68 तक के क्वेश्चन, उसके आगे के क्वेश्चन आप करेंगे स्वप्निल सर के साथ। तो आज के पेपर में दो चैप्टर थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। पहला था अमाइंस और दूसरा था बायोमोलिक्यूल। तो अमाइंस और बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे कि बिल्कुल एंड पे आ गए हैं, सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से पूरे साल आपने मेहनत की है। अब टाइम है रिवीजन का। तो हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर के स्लोगन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, आपके लिए सर ने कुछ बनाया है। एक बार सबसे पहले आप उस पर नजर डालेंगे। तो बेटा यहाँ पर देखिए, जैसा आप देख सकते हैं, मॉडिफाइड PYQ की सीरीज आज से शुरू हो गई है। आज फिजिक्स में नीट जो रीनीट हुआ था 2024 का, उसमें फिजिक्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया। पूरी टीम तैयार है आपको रिवाइज करने के लिए, अच्छे से रिवीजन कराने के लिए। सिंह सर के गाइडेंस में जो भी पेपर हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर, और सिर्फ प्रीवियस ईयर, अलग अलग डिफरेंट जगह के भी आपके लिए, जैसे गंगानगर है, मणिपुर का है, अब्रॉड का है, कोविड का है। तो वो पेपर जो आसानी से आपको नहीं मिल पाते हैं, उनको भी आपके सामने लाया जाएगा और उनके भी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपको कराया जाएगा। तो आज का सेशन फिजिक्स का था। अगर आपने मिस किया है तो जाके आप रिवीजन करेंगे, जाके आप देखेंगे रिकॉर्डेड, और इसी तरह से कल आपके सामने आएगा। ये पूरा शेड्यूल है आपका, आपके ग्रुप पे है, यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। कल के सेशन में हम आपके साथ होंगे, हमारे रिस्पेक्टेड संजीव सर और मैं कोमल गुप्ता मैम आपके साथ लेके आएंगे नीट 2024, जो कि रीनीट होगा आपके लिए मॉडिफाई करके। तो बहुत अच्छे से इन सेशंस को देखिए। इन सेशन को अगर कहीं पे कमी है तो एक पेन पेपर लेके बैठिए, लिखिए और अच्छे से रिवाइज करिए। कम समय में हम लोग आपको ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के केमिस्ट्री पोर्शन का सेशन। क्वेश्चन नंबर 46 जो कि लिया गया है अमाइन से। रिएक्शन देख के समझ में आ रही है आपको। पूछा भी गया है कि हाफमैन डिग्रेडेशन कराया जा रहा है, मतलब कि बात कर रहे हैं हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन की। अब हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन अगर अकॉर्डिंग टू NCERT बोले तो सिर्फ रिएक्शन देके छोड़ दिया गया है, मैकेनिज्म की बात नहीं की गई है। लेकिन अगर आपको मैकेनिज्म आती है तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा नहीं बनेगा। तो आपसे पूछ रहे हैं आइसोसाइनेट जो कि बनेगा बेटा। प्राइमरी अमीन एलिफैटिक के लिए हम ये, और एरोमेटिक दोनों के लिए हम पढ़ते हैं ये रिएक्शन। ये तो हमारा प्रोडक्ट है, ये भी बनेंगे। यहाँ पर N ब्रोमोमाइड, ये भी आपको ड्यूरिंग द मैकेनिज्म मिलता है। जो नहीं मिलता है वो है आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। तो अगर आपने मैकेनिज्म नहीं पढ़ी है तो आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म के थ्रू ये सारे आंसर दिए गए कि कौन कौन से स्टेप में, मल्टी स्टेप में रिएक्शन होगी, और ये तीनों हमें मिलने वाले हैं, जिसमें से प्राइमरी हमारा अमीन जो होगा वो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ। तो जिस तरह से हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन 1 डिग्री अमाइंस के लिए कराते हैं, लेकिन दोनों एलिफैटिक भी और एरोमेटिक भी बना सकते हैं, लेकिन गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन्स ही बना सकते हैं। तो यहां पर देखिए, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स नहीं, सेकेंडरी अमीन्स नहीं, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स हाँ, इसी की हम बात कर रहे हैं, एंड टर्सरी अमीन हम नहीं बना सकते। मेल्टिंग पॉइंट्स आर नॉर्मली द हाईएस्ट फॉर, दिया गया है टर्सरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड एंड प्राइमरी अमाइड एंड अमाइंस। तो बेटा जो भी गिवन है आपके पास, उनमें प्राइमरी अमाइड्स जो होते हैं, प्राइमरी अमाइड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती है वो जनरली हायर होती है, और ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, द कंपाउंड डजंट रिस्पॉन्ड टू कार्बिलामीन। अब हमें पता है कि कार्बिलामीन रिएक्शन किसके लिए है। कार्बिलामीन रिएक्शन है 1 डिग्री एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस ही कार्बिलामीन रिएक्शंस देते हैं। तो चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंटिंग दिख रही है, जैसे यहाँ पर प्लस नहीं, ये NH2 प्राइमरी अमीन हमने यहाँ पर बना के किया है क्वेश्चन को। तो अगर हम पहला वाला देखें तो 1 डिग्री, ये हो गया हमारा 2 डिग्री, ये भी हो गया 1 डिग्री, एंड बेटा ये भी हो गया हमारा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री वाले तो रिस्पॉन्ड करते हैं, कौन नहीं करेगा, कौन ये टेस्ट नहीं देगा, वो हो जाएगा 2 डिग्री अमाइंस।
बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द नाइट्रेशन ऑफ अमीनोबेंजीन द NH ग्रुप H, या हम यहाँ NH2 भी लिख दें, तो NH2 ग्रुप H फर्स्ट प्रोटेक्टेड बाय, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। नाइट्रेशन की बात कर रहा है बेटा, तो हमें पता है कि अगर हम नाइट्रेशन करें एनिलीन का, अमीनोबेंजीन्स का या एनिलीन का, तो बेटा जी ड्यू टू द हायर रिएक्टिविटी ऑफ NH2 ग्रुप ये क्या कर देते हैं, नाइट्रेशन में मुझे टेरी प्रोडक्ट मिलते हैं। इसका मतलब है कि मुझे एक यहाँ पर आर्थो नाइट्रो, एक पैरा नाइट्रो और साथ ही एक मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलती है। तो अभी कह रहे हैं कि अगर मुझे मेटा नहीं चाहिए, अब मेटा क्यों मिल रही है टेरी प्रोडक्ट नाइट्रेशन में, ड्यू टू द हायर रिएक्टिविटी और एक्सट्रीम एसिडिक मीडियम में। भाई नाइट्रेशन में हम क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो एक्सट्रीम अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है तो ये चेंज कर जाता है अपने आप को एनिलीनियम आयन में। ये क्या कर लेगा, ये H+ को रिसीव कर लेगा और ये खुद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH3+। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया रिंग डीएक्टिवेटर, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन गया और -M की तरह काम करेगा मेटा डायरेक्टर। इसका मतलब एनिलीनियम आयन बनने की वजह से मुझे मेटा मिल रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या करें, अगर मुझे सिर्फ आर्थो और पैरा चाहिए तो हम क्या करें, तो कहते हैं कि हम यहाँ पर एसाइलेशन करवा सकते हैं और सबसे पहले हम अपने NH2 को एसाइलेशन करवा के हम इसको एसिटेनिलाइड में बदल सकते हैं, विच इज NHCOCH3 N फिनाइल एथेनामाइड। अब यहां पर हम नाइट्रेशन कराएं, तो मुझे आर्थो और पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड मिलेंगे और इनकी हाइड्रोलिसिस से मुझे फिर से आर्थो और पैरा एनिलीन मिल जाएगा। तो कहते हैं एसाइलेशन कराना ही कहलाता है प्रोटेक्टेड ऑफ अमीनो ग्रुप। और क्यों करा रहे हैं, क्योंकि मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड आर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन चाहिए इलेक्ट्रोफाइल्स का, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स नाइट्रीन एज एन इंटरमीडिएट। तो बेटा जी नाइट्रीन हमारा इंटरमीडिएट, जैसे कार्बिन आपने पढ़ा, कार्बिलमीन में कार्बिन मिलता, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, यहां पर नाइट्रीन एज अ इंटरमीडिएट पाया जाता। रीमर-टीमन में फिर से कार्बिन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, यहां पर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रीजन की तरह यूज करेंगे। एनिलीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड एंड अमोनिया, नहीं बेटा यहां पर अमाइड्स बन जाएंगे। रिडक्शन ऑफ बेंजामाइड, बेंजानाइड को अगर रिड्यूस करोगे तो भी यहां पर अमाइन बनेंगे, लेकिन अमाइन कैसा, एक कार्बन ज्यादा वाला। भाई रिडक्शन आप करा रहे हैं तो बेंजामाइड का रिडक्शन जब कराओगे तो एक कार्बन ज्यादा वाला अमाइन, तो यहां पर आपको मिलेगा CH2NH2, है ना, एनिलीन नहीं मिलेगा। फिनॉल एंड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, फिनॉल और अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ओके। फिनॉल एंड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। हाँ बेटा जी, आप यहां पर एनिलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यहां से आपको एनिलीन मिल जाएगी। तो हमारे लिए सिर्फ थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी सारे आंसर इनकरेक्ट हैं। क्लोरोफॉर्म एंड एथेनॉइल KOH इज यूज्ड एज अ रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कहते हैं किसमें क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH को हम यूज करते हैं, किन रिएक्शंस में। हाफमैन कार्बिलमीन रिएक्शन, हाँ कार्बिलमीन में भी बेटा जी आप क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH या NOH का यूज करते हैं। हाफमैन डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन में आप क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं करते हैं, Br2 + NaOH लेते हैं। रीमर-टीमन रिएक्शन में भी आप बेटा जी फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म और KOH लेते हैं। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, नहीं बेटा जी इसमें भी आप क्लोरोफॉर्म और एथेनॉइल अल्कोहल एथेनॉइल KOH नहीं लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ A और D, A एंड C, और A और C दिया गया है हमारे फोर्थ ऑप्शन में। Which of the following is used as a solvent in the Friedel-Crafts reaction? बेटा जी Friedel-Crafts रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉल्वेंट लिखा है, हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं कि बेंजीन की रिएक्शन है।
फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं हम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो यहाँ पर एल्काइलेशन हो जाता है। अगर एसाइलेशन की बात करें तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर या तो एसिड क्लोराइड लें या फिर एनहाइड्राइड लें अगर मुझे एसाइलेशन कराना। यहाँ पर सिंपल फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन बोला गया है, मेंशन नहीं किया कि एल्काइलेशन या एसाइलेशन। तो यहाँ पर सॉल्वेंट या सबस्ट्रेट का काम कौन करता है, बेंजीन, जो कि कॉमन है। बेंजीन की रिएक्शंस हैं, और कौन सी रिएक्शन है बेटा जी, ये ESR रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है, बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। नेक्स्ट है इन द सैंड-मेयर्स रिएक्शन द ग्रुप ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इज रिप्लेस्ड बाय, कहते हैं कि इनके थ्रू रिप्लेस्ड हो सकता है। भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इनके ऊपर, तो कोई भी नेगेटिव चार्ज आयन भाई न्यूट्रल करने के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाले जैसे हैलाइड ग्रुप आ सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा हैलाइड ग्रुप। जैसे हम पढ़ते हैं बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, तो N2Cl, X की जगह पर यहाँ पर क्या हो सकता है, कहते हैं यहाँ पर N2 और Cl, यहाँ पर हम हैलाइड्स ले सकते हैं, ठीक, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट। Which of the following on reduction with lithium aluminum hydride yields a secondary amines? सेकेंडरी अमीन आपको कब मिलेगी, पहले देखते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, तो NC बिल्कुल ठीक है बेटा जी। अगर हमारे पास RNC है और इसका हमने रिडक्शन कराया तो रिडक्शन से RNHCH3 मिल जाएगा विच इज 2 डिग्री। और अगर हम यहाँ पर प्राइमरी अमीन की बात करें तो RCN, यहाँ पर रिडक्शन कराते हैं तो RCH2NH2 1 डिग्री मिल जाता है। तो आइसोसाइनाइड अगर हम ले लें तो 2 डिग्री मिल जाएगा हमें अमीन। यही पूछा गया कि कहां से 2 डिग्री अमीन मिल सकता है। Which of the following statement about primary amines are false? कह रहा है कौन सा false है, चलो देख लेते हैं। एल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। एल्काइल अमीन की बात करें तो कह रहा है अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं। बात एकदम ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई ग्रुप लगा है और प्लस आई क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। एल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अराइल अमीन। बेटा जी हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अगर हम अराइल अमीन की बात करें तो एरोमेटिक अमीन्स आर ऑलवेज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन्स, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, जबकि यहाँ पर लोन पेयर लोकलाइज्ड है। ये बात भी ठीक है। एल्काइल अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस अल्कोहल। डाइएजोटाइजेशन हम कराएं अगर एल्काइल अमीन्स का तो अल्कोहल और N2 गैस बनती थी, और जबकि यहाँ पर अराइल अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल, नहीं बेटा फिनॉल नहीं बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। और डाइजोनियम सॉल्ट की अगर हम वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करें तब जाके हमें फिनॉल मिल सकता है। तो इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट है हमारा 4th। एक रिएक्शन दी गई है बेटा जो डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है। यहाँ पर ये रिएक्शन पूरी सीक्वेंस में सबसे पहले यहाँ पर क्या बना है, डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट सॉल्ट बना हुआ है। इसकी रिएक्शन कराएगी NaNO2 और कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में, तो ये नाइट्रेशन कराता है। ये क्या कराएगा, ये नाइट्रेशन कराएगा, NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेगा। तो सीधी सीधी NCERT में रिएक्शन लिखी है, 12 रिएक्शन दी गई है डाइजोनियम की। डाइजोनियम की टोटल 12 रिएक्शन है बेटा, काउंट कर लीजिएगा आप। और वो 12 बहुत बार पूछी जाती हैं, चाहे वो कन्वर्जन्स के रूप में पूछी जाए, ABCD सेट दे दिया जाए उनको फिल करने के रूप में पूछी जाए, तो वो 12 रिएक्शन बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। उन्हीं में से एक है ये रिएक्शन जो आपने अभी भी किया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, तो कौन नहीं बनाएगा, तो SNHCl बेटा आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से। SNFCl, FeSCl या हाइड्रोजिनेशन करवा दें हम S2 कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, PD, PT निकल की प्रेजेंस में, ये तीनों ही। और इनमें भी सबसे बेस्ट तरीका कहा गया कि आयरन स्क्रैप को अगर HCl के साथ लें तो बेस्ट तरीका है नाइट्रो कंपाउंड्स को एनिलीन में बदलने का, अमीन्स में बदलने का, क्योंकि यहाँ पर जो FeSCl है वो क्या कर लेता है, FeCl2 बना लेता है, जिसकी हाइड्रोलिसिस से HCl रिएक्शन से ही मिलने लग जाता है। होता क्या है, HCl थोड़े अमाउंट में आपको लेना पड़ता है टू इनिशिएट द रिएक्शन, है ना। ये पूरी लाइंस जो मैंने बोली NCERT की, तो कहता है कौन सा नहीं, आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। अब इसके बारे में बात करते हैं। ZnNH4Cl बेटा ये क्या करता है, ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये NHOS बनाएगा, तो हमारा 3rd वाला आंसर सही हो जाएगा।
एक रिएक्शन दी गई जिसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया गया और नाइट्रोजन यहाँ बीच में है। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना है और एचएच लगा देना है और कुछ नहीं करना है। डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो क्या हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH NH NCH3। तो मेरा पहला ही वाला ऑप्शन देखो सही है। बाकी सभी में डबल बॉन्ड, यहाँ पर इनको भी अफेक्ट नहीं किया गया। तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, एक सेट वाली रिएक्शन दी गई है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर द अबव कन्वर्जन। एक कन्वर्जन दिया गया है जिसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको कितनी चीजें दिख रही है इस कन्वर्जन में। हमें दिख रहा है कि एक तो अमाइड NH2 में चेंज हो गया, ये डबल बॉन्ड टूट गया और हाइड्रोजन आ गए, हाइड्रोजनेशन हो गया, और एल्डिहाइड बदल गया COH में। इसका मतलब है कि एक यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ होगा, है ना। ऑक्सीडेशन कुछ भी हो सकता था, टॉलेंस हो सकता था बेटा, फेलिंग हो सकता था, माइल्ड वाला और स्ट्रॉन्ग अगर K2CR2O7 KMnO4 करा दो तब तो हो ही जाएंगे। अमाइड NH2 में चेंज हुआ, इसका मतलब हाफ मैन हो सकता है बेटा, हाफ मैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन हो सकता है, और बॉन्ड टूट गया तो कोई भी हाइड्रोजिनेशन हो सकता है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। चलो चेक करते हैं, कहते हैं क्या हुआ होगा। तो सबसे पहले कहा कि अगर हम बॉन्ड तोड़ दें, अमाइंस बना दें एंड टॉलेंस रीजन लिख दें, नहीं। अब यहां पर सबसे पहले हम एल्डिहाइड को चेंज करेंगे एसिड में, तो एल्डिहाइड चेंज इनटू एसिड किससे, टॉलेंस रिएजेंट ले सकते हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि आप अमाइड ग्रुप को चेंज करें। अब अमाइड ग्रुप को चेंज करेंगे तो Br2QH ले सकते हैं, और सबसे लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, H2PDC ले सकते हैं। H2PDC लेने की यहाँ जरूरत नहीं है बेटा जी, आप अगर पैलेडियम भी लेते तो भी ये रिएक्शन हो जाती। तो 61 के लिए जाएंगे हम सेकेंड ऑप्शन के साथ। ठीक, हमने पहले मेन फंक्शनल ग्रुप चेंज किया, फिर साइड जो हमारा सेकेंडरी ग्रुप था उसको चेंज किया, और सबसे बाद में हमने बॉन्ड को तोड़ा। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाईएजो सॉल्ट। चलो पढ़ लेते हैं। ऑन रिएक्शन विद एथेनॉल इट फॉर्म बेंजीन। बेटा 12 रिएक्शन जो हमने बात की, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर डाईएजोटाइजेशन अगर हम करवा के एनिलीन को बदल लें N2Cl में, तो इसकी अगर हम C2H5OH से रिएक्शन कराएं तो पूरा ग्रुप हटा के ये बेंजीन बना देते हैं, ये सही है। ऑन रिएक्शन विथ HCN NCUCN इट फॉर्म्स UCN। बेटा सैंडमेयर रिएक्शन है, ये भी सही है। इट गिव नाइट्रोबेंजीन विथ NaNO2। नहीं बेटा, सिर्फ NaNO2 नहीं, सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन के लिए हमें फ्लोरोबोरिक एसिड FbF4 के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, फ्लोरोबोरेट बनेगा सॉल्ट, और तब जाके NaNO2 और कॉपर के प्रेजेंस में हमें हीट करना पड़ेगा, तब जाके नाइट्रेशन होगा। तो हमारा थर्ड वाला गलत है। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। इट गिव्स आयोडोबेंजीन विद KI। हाँ, KI के साथ एकदम सिंपल शेक करने से भी ये क्या कर लेगा, आयोडोबेंजीन बना लेगा। कुछ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन दिए, पढ़ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्राईमिथाइल अमीन, ट्राईमिथाइल अमीन BP का ऑर्डर कह रहा है, इज हाइयर देन दैट ऑफ N प्रोपाइलमीन, CH3 CH2 CH2 एंड NH2। कह रहा है कि ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। कैसे ज्यादा हो सकता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये गलत है बेटा, ज्यादा नहीं है, 1 डिग्री वाले का ज्यादा होगा, जबकि आइसोमेरिक है तो 1 डिग्री ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा। दूसरा स्टेट तो पहला तो गलत हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन स्ट्रॉन्गर इन टर्सरी अमीन। बेटा कैसे, टर्सरी अमीन में तो एक भी हाइड्रोजन ही नहीं है, और यही होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी ऑर्डर कि 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन 2 और सबसे कम 3। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट इन्होंने गलत दिए हैं। चलो मैच करिए कौन से आंसर के साथ जाएंगे। दोनों एसरेशन और रीजन दोनों ही गलत स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फिर से हमारा एक एसरेशन रीजन वाला क्वेश्चन। डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड एट लो टेम्परेचर। डाइजोनियम सॉल्ट इज हाइड्रोलाइज्ड टू गिव फिनॉल। तो बेटा जी पहला वाला अगर हम आंसर क्वेश्चन देखें कि डाइएजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड एट लो टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम बेंजीन की बात कर रहे हैं, बेंजीन है तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, अगर हमें इतना चाहिए। दूसरा है डाइजोनियम सॉल्ट इज हाइड्रोलाइज्ड टू गिव फिनॉल। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट की
वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करा दे तो मुझे फिनॉल मिल जाएगा। लेकिन एसर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऊपर वाला लो टेम्परेचर पे बन रहा है, इसका रीजन होना चाहिए कि क्यों बन रहा है, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पे, इंसिटू मीडियम पे बनाते हैं इसीलिए। तो ये रीजन एसर्शन स्टेटमेंट के रूप में ठीक है, बट एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम जाएंगे 64 में। हम जाएंगे सेकंड के साथ। 64 गोज विथ सेकंड, क्योंकि एसेशन रीजन तो सही है बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कार्बिलमीन रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिएक्शन बिटवीन 1 डिग्री अमीन एंड क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम टू गिव आइसोसाइनाइड। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा है कि मिथाइलिन कार्बिन, बेटा यहीं पे गलत। इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ डाइक्लोरोकार्बिन बनते हैं, मिथाइलिन कार्बिन नहीं बनते। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो आंसर चेक करिए कहां पर, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 65 पे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ओके, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आ गए हैं। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। हम प्रोटीन के हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मेन कॉज होता है जिसकी वजह से स्टेबल होते हैं, दैट आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन फाइब्रस प्रोटीन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय। बेटा जी पॉलीपेप्टीन्स की बात करें, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स की बात करें तो डाइसल्फाइड लिंकेज जो मेजर कॉज होता है इस लिंकेज का। विच इज करेक्ट इन द फॉलोइंग? मोनोसेकेराइड आल्सो नोन एज सुगर्स। हाँ बेटा जी, मोनोसेकेराइड स्वीट इन टेस्ट होते हैं इसलिए सुगर्स के नाम से जानते हैं। पॉलीसेकेराइड नॉन सुगर्स होते हैं क्योंकि एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जो स्वीट इन टेस्ट हो। माल्टोज और लैक्टोज की बात करेंगे तो रिड्यूसिंग, और सुक्रोज होता तो नॉन रिड्यूसिंग। इस तरह से हमारे दिए हुए चारों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो 68 तक के क्वेश्चन आपने किए हमारे साथ, 69 ऑनवर्ड्स आप करेंगे स्वप्निल सर के साथ। तो बिल्कुल ना भूलें, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि कल की डेट में केमिस्ट्री टाइमिंग्स क्या है, 10 बजे से। बेटा मॉर्निंग 10 AM फिक्स किया गया है आपके लिए, तो कल की क्लास में आना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, या किसी नेक्स्ट सेशन के बाद हम मिलते हैं कल वाले सेशन में। थैंक यू सो मच। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 69 to 90 हमारे साथ पेपर डिस्कशन आइए हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजेन इज सिमिलर टू। बायोमोलिक्यूल्स का पोर्शन है इस सेक्शन में बेसिकली। तो हम सब लोग जानते हैं, इसको हम पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में रखते हैं और एनिमल स्टार्च बोलते हैं ग्लाइकोजेन के लिए, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक है ना, सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन होता है। अब एमाइलोपेक्टिन क्या है, तो हम सब लोग जानते हैं जो हायर कंटेंट होता है स्टार्च का पार्ट वो एमाइलोपेक्टिन होता है और इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। ठीक, तो यहाँ पे खैर इतना सारा नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजेन जो है वो सिमिलर किससे है, तो सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन से, जिस कारण से इसको एनिमल स्टार्च हम लोग जो है बोलते हैं। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। तो 69 का सेकंड हो जाएगा बेटा, 69 का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 70 में। एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर डिफर इन द स्टीरियो केमिस्ट्री एट विच कार्बन। देखिए मैंने आपसे बताया था कि ये जो अल्फा और बीटा हैं, जब हम इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर से पढ़ते थे तो ये एनोमर्स होते थे, और इनकी जो डिफर हो जाते थे कहाँ पर, अल्फा और बीटा जो है ये डिफर हो जाते थे कहाँ, एट C1। पहले कार्बन पे, जो ऊपर है वो नीचे कर दो, जो नीचे है वो ऊपर कर दो, यही तो करते थे हम लोग। जो नीचे है वो ऊपर कर दो और जो ऊपर है वो नीचे कर दो। तो ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है ग्लूकोपाइरानोज, पाइरानोज स्ट्रक्चर होता है। हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं। तो हम आइए आपको बना के भी दिखा दे रहे हैं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी, समझने में भी बहुत आसान रहेगा। आप इसको देख सकते हो। ठीक है,
इधर CH2OH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, और इधर जो है H और OH हो गया। तो ये अल्फा फॉर्म है बेटा। ये कौन सा फॉर्म है? ये अल्फा फॉर्म है, ठीक। अल्फा डी, है ना। और ये ग्लूकोपाइरानोस, क्या नाम हुआ? ग्लूकोपाइरानोस। अब इसी का बीटा बनाना है, तो देखिए क्या करेंगे। अब ये जो C1 कार्बन था, इसी को क्या कर दिया हमने? इंटरचेंज कर दिया। तो ये OH हो गया, ये H हो गया। तो ये बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। तो यहां पे मैंने अभी जैसे आपसे बताया, अल्फा और बीटा की जो पोजीशन है ये पहले की वजह से इंटरचेंज हो गई है, ठीक है। तो ये जो डिफर होते हैं, ये किस कार्बन की पोजीशन की वजह से होते हैं? तो डिफर एट C1। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और फ्रक्टोज के केस में अगर हम जानते हैं, तो फ्रक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूरानोस, और ग्लूकोज में पाइरानोस, ठीक। तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसका इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है। आगे चलें, चलिए। सेलुलोज कैन नॉट बी टेस्टेड बाय द फॉलोइंग। तो पार्ट आ गया फिर से पॉलीसेकेराइड का, और इसको हम कैटेगराइज करेंगे नॉन रिड्यूसिंग में। तो कैन नॉट बी टेस्टेड बाय, तो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस को जो रिड्यूस कर देते थे, वो रिड्यूसिंग शुगर के पार्ट में आते थे, जबकि ये तो नहीं है उसमें, है ना। तो रिड्यूसिंग, तो ये दोनों को ही नहीं कर पाएगा, कैन, है ना, क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग के पार्ट में आ रहा है। तो फेलिंग सोल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो बोथ ऑफ दिस सेलुलोज कैन नॉट बी टेस्टेड बाय द फॉलोइंग। तो हम इसको देख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 71 में, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72, द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो देखो, प्रोटीन की जब हम बात करते हैं, तो प्रोटीन में आपको दो तरह के प्रोटीन आप पढ़ते हो। एक पढ़ते हो फाइब्रस प्रोटीन, और एक पढ़ते हो ग्लोबुलर प्रोटीन। अब फाइब्रस प्रोटीन में जो होता है वो आप सब लोग जानते हो, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है, और जो इसके एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं मायोसिन, जो मसल्स में पाया जाता है, और कीरेटिन, ठीक है ना। इसके बाद जब हम बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की, तो इसमें आता है इंसुलिन और एल्बुमिन, है ना, और हीमोग्लोबिन। तो ये इसी का पार्ट आ गया है, आप इसको देख सकते हो। तो अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल देखो, हीमोग्लोबिन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 72 में, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 72 में, आप इसको देख सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 73, रिड्यूसिंग शुगर्स आर वन विच। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? तो रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक बात है ना। नॉट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, गलत बात है। रिड्यूस करेगा, टॉलेंस को भी करेगा, है ना, और फेलिंग को भी करेगा। तो 73 का फर्स्ट हो जाएगा। और एनसीईआरटी की लाइन है, जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो इसी कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं, और सब लोग इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक बात है। पहले के साथ चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 73 में। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोलूबल। वाटर सोलूबल विटामिन की बात कर रहा है। ट्रिक मैंने बताई हुई है, WBC, याद करिए, WBC मैंने आपसे बताई थी। वाटर सोलूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? B और C। और मैंने फैट सोलूबल के लिए भी बताया था, फैट वाला कीड़ा, मतलब फैट सोलूबल कौन होंगे? ADEK, है ना, ADEK। हमने आपसे ये भी बताया था कि डेफिशिएंसी डिजीज विटामिन डी की होती है ऑस्टियोमलेशिया, जो तुम्हें याद रखनी है नीट के लिए। ए की कमी से होती है जीरोथैल्मिया, जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है भैया। तो जीरोथैल्मिया, ऑस्टियोमलेशिया, ये आपको याद होनी चाहिए। बाकी सवाल में आपसे देखिए क्या पूछा हुआ है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सलूबल? ए है फैट सलूबल, बी है वाटर सलूबल, फैट सलूबल, ये भी फैट सलूबल है ना। तो विटामिन बी जो है वो 74 का सेकंड ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, और हम लोग इसको तमाम सारी बातें आपसे इसमें मैंने बता दी हैं। वाटर सलूबल भी बता दिया, फैट सलूबल भी बता दिया, 2 विटामिन जो हैं उनकी डेफिशिएंसी भी आपको मैंने बताने का काम यहाँ पर किया है। ठीक, तो आप इसको देख सकते हो। तो इसका सेकंड हो जाएगा बेटा 74 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या कह रहा है। डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनमें कौन कौन से बेसिस होते हैं। तो जो डीएनए में बेसिस होते हैं वो 4 बेसिस होते हैं। कौन कौन से बेसिस होते हैं? तो कहता है एडिनिन, है ना, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। सब लोग जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, आरएनए में ये तो शुरुआत के 3 सेम होते हैं, लेकिन एक चौथा ये हट जाता है और यूरेसिल आ जाता है। ठीक है ना। तो जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में फर्स्ट 3 तो सेम है, फर्स्ट 3 सेम है। जो 4th होता है वो होता है यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल हो जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस की बात आपसे यहां पे कर रहा है, तो हम जानते हैं कि जो एडेनिन है, एडेनिन फॉर्म्स H बॉन्ड विद थायमीन, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ, एंड जो साइटोसिन है फॉर्म्स H बॉन्ड विद गुआनिन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ये हमने पूरा इसको सारी बातें आपसे बता दी हैं। तो यहाँ पे बेसिस पूछता कौन सा बेस आरएनए में होता है जो डीएनए में नहीं है, या डीएनए में है आरएनए में नहीं है, ऐसा भी सवाल आ सकता है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस की बात कर रहा है तो आप देख सकते हो, तो यूरेसिल तो होता ही नहीं, तो पहले ही गलत, ये 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। अब एडेनिन और थायमीन हो गया, और गुआनिन और साइटोसिन हो गया। आप देख लीजिए 4th आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। 75 का आंसर नंबर 4th हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। आगे चलें, आगे चलें, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमीन हार्मोन? तो इसके लिए बेसिकली थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन जो है वो आता है ना। एड्रीनलिन भी आता है, वो ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे थायरॉक्सिन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। 4th ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। बहुत सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 77, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्ट एज अ इंस्ट्रूमेंटल मैनुअल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये होता है जीन। क्या होता है? जीन होता है। क्या होता है भैया? जीन होता है। और आप जानते हो जीन क्या है? सेक्शंस हैं डीएनए के, है ना, जिनके पास कोड होता है फॉर मेकिंग द स्पेसिफिक प्रोटीन्स। तो मैं लिख दे रहा हूं इसको जिससे क्लियर हो जाए कि जीन्स आर sections of DNA which have code for making specific protein. फॉर मेकिंग स्पेसिफिक प्रोटीन। 4th ऑप्शन के साथ चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 77 में। देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलें, आगे चला जाए, चलिए। क्वेश्चन नंबर 78, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट व्हेन फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड ब्रेक। तो देखो, जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है उसमें एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें जो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो शुगर मॉइटी पे होता है, और जो 5' फॉस्फेट ग्रुप होता है
वो भी होता है ना, रिजल्टिंग प्रोडक्ट की बात जब हम करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटता है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3-OH डीऑक्सीराइबोस 5 फॉस्फेट में, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं जिससे और आपको क्लियर हो जाए। तो कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो मैं बता देता हूं रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या होगा इसका। रिजल्टिंग प्रोडक्ट is a molecule at 3-hydroxyl group on sugar and 5-phosphate group। और रिप्रेजेंट कैसे होगा, कहते हैं denoted as 3-OH deoxyribose and 5-phosphate। तो देख लीजिए यहां पे आपको मेंशन है 3 और 5। फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 78 में। तो बहुत सिंपल सवाल और आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, कौन सा जो सेगमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। एल्डोहेक्सोज एल्डिहाइडिक ग्रुप है भैया, एल्डोहेक्सोज है, बिल्कुल ठीक बात है ये, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। HI रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन करने पर एन हेक्सेन बनता है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम HI रेड फास्फोरस से रिएक्शन करा दें तो ये जो होता है ये एन हेक्सेन बनाता है, बिल्कुल है, बताया है आपको हमने। इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरानोज फॉर्म, गलत हो गया। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट था, साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका पाइरानोज स्ट्रक्चर था। क्या स्ट्रक्चर था, पाइरानोज स्ट्रक्चर था, याद करो, अभी बताया था अल्फा और बीटा। इट डज नॉट गिव 2-fold DNP टेस्ट, बिल्कुल ठीक बात है ये भी। तो यहां पे थर्ड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है बेटा, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। DNP टेस्ट नहीं देता, शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना, ये तमाम बातें तो ठीक हैं। इट इज प्रेजेंट एज फ्यूरानोज फॉर्म, तो ये बात गलत हो गई। ये फ्यूरानोज फॉर्म किसमें होता है, फ्रक्टोज में होता है। फ्यूरानोज किस में जाएगा, फ्रक्टोज में जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा, आप इसको देख सकते हो। हिस्टीडीन का ऑर्डर बताना है, हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन और हाँ, इन तीनों में जो है वो बेसिक हिस्टीडीन का ऑर्डर बताना है। तो अगर हम देखेंगे तो इनके सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये है हिस्टीडीन का स्ट्रक्चर और इसके बाद मैं बनाऊंगा ये लाइसीन के लिए है और आर्जिनिन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर हमने आपको तीनों के बना दिए हैं। हिस्टीडीन है, ये लाइसीन है और ये आर्जिनिन है। तो यहां देख के ही लग रहा है, सबसे ज्यादा ध्यान से देखिए, अगर बेसिक है तो एक कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है यहां पर लोन पेयर 4 सिंगल डबल से, बाकी 2 हमारे पास फ्री हैं। यहां पर एक ही है लाइसीन में और यहां पे दोनों कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कौन होगा, अर्जिनिन होगा। और फिर इसके बाद जो है आप अगर देखोगे तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अर्जिनिन के बाद हो जाएगा लाइसीन और इसके बाद हिस्टीडीन। तो ये आप देख सकते हो इसका बेसिक ऑर्डर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका बेसिक ऑर्डर का करेक्ट हो जाएगा थर्ड। तो आर्जिनिन है थर्ड सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद लाइसीन सेकेंड और फिर इसके बाद फर्स्ट हो जाएगा। तो ये बेटा बिल्कुल थर्ड सेकेंड फर्स्ट 80 का थर्ड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आपके सामने है, आप देख सकते हो उसको, ठीक है।
आगे क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन ये दो कंपोनेंट हैं, ठीक है ना। तो जब हम एमाइलोज की बात करते हैं तो हम आपको दोनों बातें बता देते हैं। एमाइलोज 15 से 20% है, ये वाटर सोलूबल पार्ट है ना, वाटर सोलूबल है। और जब हम एमाइलोज की बात करते हैं तो हम इसमें बोलते हैं कि एमाइलोज जो है अनब्रांच चेन होता है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का, जो हेल्ड टुगेदर बाई C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। C1C4 यहां पे Gl आपको देखने को मिलती है। और जब हम एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं एमाइलोपेक्टिन की, तो एमाइलोपेक्टिन जो है ये हायर अमाउंट में है और ये 80 से 85% तक होता है, 80 से 85% तक होता है। ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, ठीक है ना, वाटर इनसोल्यूबल है। और ये जो है ये ब्रांच चेन पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का, जो कि C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, और जो ब्रांचिंग होती है वो होती है अकर्स बाई C1C6, है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, वो भी अल्फा वाली। तो C1C4 और C1C6। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आप इसको देख सकते हो, एमाइलोपेक्टिन हैव 1 से 1 to 4 अल्फा लिंकेज, बिल्कुल सही बात है, 1 to 6 अल्फा लिंकेज। पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। और जबकि एमाइलोज में मैंने क्या बोला था, C1C4 लिंकेज हो जाएगी, तो यहां पे 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा, तो पहला ही आंसर करेक्ट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन फॉर्म अ ज्यूटर आयन। तो कैन फॉर्म अ ज्यूटर आयन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, कैन फॉर्म अ ज्यूटर आयन। तो यहां पर आप देखिए तो आपको तीसरा और चौथा ऑप्शन ध्यान से देखना है। अब तीसरा, अब होता क्या पहले ज्यूटर आयन, आइए पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम देखेंगे तो एमिनो एसिड के फॉर्म में अगर हम ये जो COH है अपना H+ जो है वो इसके पास इसको दे दे, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। ये फॉर्म ज्यूटर आयन है। ज्यूटर आयन है क्या, कोई कह दे तो ये बाईपोलर आयन होता है। क्या होता है, बाईपोलर आयन होता है, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है ये ज्यूटर आयन ही है, ये ज्यूटर आयन ही है। और एमिनो एसिड जो हैं वो ज्यूटर आयन फॉर्म में एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक। इसमें होता क्या, ये जो COOH है इसका प्रोटॉन जो है वो NH2 के पास चला जाता है और ये बाईपोलर हो जाता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर आ जाते हैं, तो ये फॉर्मेशन हो जाता है ज्यूटर आयन का, ठीक है। तो इन ज्यूटर आयन फॉर्म जो एमिनो एसिड जो होते हैं शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, शो एम्फोटेरिक बिहेवियर। अब आपसे हमने ये सारी बातें बता दी, अब आपसे पूछ रहा कैन फॉर्म, तो इसमें देखिए एमिनो एसिड आपको देखना है। तो एमिनो एसिड अब यहां पे देखिए ये तो ज्यूटर आयन ही है ना, ये तो ज्यूटर आयन है। ये कह रहा कैन फॉर्म, कौन कर सकता है, तो देखिए एमिनो एसिड, तो यहां पर एमिनो एसिड ग्लाइसिन आपको दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग इसमें चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कह रहा कैन फॉर्म अ ज्यूटर आयन, ये तो ये जो ज्यूटर आयन फॉर्म है ही, है ना, कौन कर सकता है, तो एमिनो एसिड में यहाँ पे ग्लाइसिन आपको मेंशन किया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन के साथ इसमें चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 82 में। इसके बाद आइए देखते हैं 83, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द फॉलोइंग। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सा है ये आपसे कह रहा है। तो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस अगर आप देखोगे सुक्रोज की, तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज विल ऑब्टेन, ठीक बात है, आपको बताया है एसिडिक हाइड्रोलिसिस से लीवोरोटेटरी ऑफ फ्रक्टोज इज मोर देन डेक्स्ट्रोरोटेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। केन शुगर गिव्स नॉन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड, गलत,
इक्विमोलर मिक्सचर देता है बेटा। क्या देता है? इक्विमोलर मिक्सचर देता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। आप इसको देख सकते हो, 83 का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है। इसके बाद कहता है आपसे ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ माल्टोज 2 मोल ऑफ डी ग्लूकोज आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, These two glucose units are linked together through a glycosidic linkage। देखिए आपको बताया है मैंने कि सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है C1C2 पे। ठीक है ना, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। लैक्टोज हो माल्टोज हो, इनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है C1C4 में। ठीक है, सुक्रोज में C1C2 याद करना है ना। लैक्टोज हो माल्टोज हो, इनमें क्या होगी? C1C4 होगी। समझ में आ रहा है? तो C1 ऑफ 1 यूनिट एंड C4 ऑफ एनदर यूनिट। थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 84 में। देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत ही आसान है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय द साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो आप जरा ध्यान से समझेंगे। ग्लूकोज फॉर्म पेंटा एसीटेट। बिल्कुल, जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने पर बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है ना, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंफर्म करता है, OH ग्रुप को कंफर्म कर रहा है। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म ऑक्साइम। बिल्कुल सही, C डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइम का फॉर्मेशन करता है। तो ये किस NH2OH से रिएक्शन कराने पर ऑक्साइम बनाता है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप को कंफर्म कर रहा है। ठीक है ना। पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, ये आ जाएगा साइक्लिक के लिए। ठीक है ना, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोनिक एसिड बाई नाइट्रिक एसिड। बिल्कुल सही बात है, ये भी जो है CHO ग्रुप को कंफर्म करने का काम करता है। ठीक है ना। और ब्रोमीन वाटर से बनता है, आप जानते हो सब लोग। अगर हम ये बात करें तो ये सैकरिक एसिड, ग्लूकैरिक एसिड होना चाहिए, तो ब्रोमीन वाटर से बनता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड किससे बनता है? ब्रोमीन वाटर से बनता है। तो ये यहां पर जो है ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रिक एसिड, तो सैकरिक एसिड बन जाता है। ठीक, तो ये जो है गलत स्टेटमेंट, और यहां पर सिर्फ साइक्लिक के लिए बात कर रहा था। तो साइक्लिक के लिए थर्ड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? प्रोटीन हैव अ पॉलीएमाइड चेन व्हाइल अ न्यूक्लिक एसिड कंटेन्स अ पॉलीफॉस्फेट ईस्टर। ठीक बात है। न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज व्हाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हम बोलते हैं। RNA इज अ मेजर सोर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यहां DNA होना चाहिए, तो यही इनकरेक्ट हो गया है। देख लीजिए, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन प्रोसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन ऑफ RNA। बिल्कुल ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस है ये। तो यहां पे थर्ड जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट आपसे बेटा इन्होंने पूछा था। ठीक है, आगे चलें, आगे चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? कह रहा है 87 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA एंड RNA यील्ड्स। क्या यील्ड करता है? तो कहते हैं DNA एंड RNA यील्ड्स पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बेसिस। तो अब देखो यहां पे राइबोज इन RNA इसी का पार्ट हो जाएगा। ठीक बात है। डीऑक्सीराइबोज इन DNA, ये भी ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस प्यूरिन बेसिस, ठीक है, ये भी यील्ड करता है। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस पिरिमिडीन्स, ठीक बात है। तो तीनों सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज के साथ चले जाएंगे। तो 87 का फोर्थ बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 88, न्यूक्लियोसाइट्स आर
तो अगर हम देखेंगे ये कैसे है, तो ये यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ बेस टू 1' पोजीशन ऑफ शुगर। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। तो बेस प्लस शुगर है ही है, एन ग्लाइकोसाइड्स ऑफ प्यूरिन पिरिमिडीन बेसेस विद पेंटोज शुगर। तो ठीक बात है, यहां पर आप देख सकते हो, है ना, नाइट्रोजन आ ही गया है ये। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हो, तो बेस प्लस शुगर, और तो हमने ये पूरा लिख दिया है क्या एक्चुअल में, तो दोनों को ये ऑप्शन जो है एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, बोथ ऑफ दिस। थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, आरएनए मॉलिक्यूल इन टर्न्स डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। सब लोग जानते हैं ट्रांसलेशन की बात है, ये किसकी बात है, ट्रांसलेशन की बात है। तो पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 89 का पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 89 का पहला हो जाएगा। ठीक, पेप्टाइड बॉन्ड विच इज इनकरेक्ट अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड, सी एंड बॉन्ड लेंथ इज प्रोटीन इज लॉन्गर। गलत बात है, शॉर्टर हो जाती है, कॉन्जुगेशन होती है भैया यहाँ। ठीक है, तो उसके कारण शॉर्टर हो जाएगी रेजोनेंस में, यूजुअल बॉन्ड देन ऑफ सी एन बॉन्ड की तुलना में। बिल्कुल ठीक बात है, तो यही इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट पूछा है ना बेटा, तो यही इनकरेक्ट हो गया। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस शो प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ CONH ग्रुप। ठीक बात है, ये CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज स्मॉलर देन द यूजुअल बॉन्ड लेंथ, स्मॉलर होती है ना। और आप जानते हो एमाइड में CONH में जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है फर्दर फोल्डिंग के दौरान, है ना। तो ये बात हो गई 90 का पहला। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कशन देखा, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मुलाकात करेंगे फिर से किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।